सविता का एक ही बेटा था जिसका नाम था विनीत। विनीत का एक उसूल था, वो जीवन में हर काम को पूरी प्लानिंग के साथ करता था। कॉलेज खत्म करने के बाद उसकी अच्छी पैकेज पर पुणे में जॉब लग गई थी। बेटी की अच्छी नौकरी लगने की खुशी में माँ सविता तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। बेटा विनीत, देख कितने अच्छे पैकेज पर तुझे नौकरी मिली है। इतनी सैलरी पाने के लिए लोगों को सालों तक काम करना पड़ता है, तब जाकर इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। तेरी तो बेटा समझ ले लाइफ सेट हो गई। क्या माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी वहीं अटकी हो। आपको पता भी है दुनिया में क्या चल रहा है। जितनी मेरी सैलरी है ना, इतने पैसों में आजकल घर नहीं चलते। अच्छा, हम तो जैसे इतने सालों से बेटा घर चला ही नहीं रहे। 4 दिन पहले तेरी नौकरी क्या लग गई, अब तुम माँ को ही बजट पढ़ाने लगा। अरे नहीं माँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। मैं तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। अरे ठीक है बेटा, तरक्की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कहना भी गलत है ना कि जितनी सैलरी तुमको मिल रही है इतने पैसों से कुछ नहीं होता। अरे बेटा, इतनी सैलरी पाने के लिए भी लोग बहुत संघर्ष करते हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसलिए जो मिला है उसकी कद्र करो। क्या माँ, आप हर समय लेक्चर देती रहते हो। ठीक है, अब मुझे पुणे जाना है, जल्दी जल्दी मेरी पैकिंग करने में मदद करो। माँ की बात को अनसुनी करके बेटा विनीत पुणे शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और विनीत की उम्र भी बढ़ने लगती है। कुछ सालों बाद बेटा विनीत, तेरे सारे यार दोस्तों की शादी हो गई और तू है कि टालता ही जा रहा है। अब शादी कर ले बेटा, तेरी भी उम्र निकली जा रही है। माँ, कैसी बात करती हो आप। शादी के लिए उम्र इम्पोर्टेंट नहीं है। शादी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ या नहीं। अरे जब मैं ढंग से कमाऊँगा नहीं तो बीवी को क्या खिलाऊँगा। बेटा तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तेरी बीवी आकर सोने के बिस्किट ही खाएगी। अरे अच्छी खासी नौकरी है, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, अब और क्या चाहिए तुझे ज़िंदगी से। आप नहीं समझोगे माँ, शादी के बाद 100 तरह के खर्चे होते हैं। आजकल शादियाँ ऐसे नहीं होती जैसे आप समझती हैं। शादी के बाद बीवी को वैकेशन पर बाहर विदेश ले जाना पड़ता है। शादी से पहले प्री मैरिज शूट होते हैं, बड़े होटल में सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, अलग अलग मौक़ों के लिए अलग अलग ड्रेस खरीदने पड़ते हैं। आपको पता है एक डिज़ाइनर ड्रेस कितने का आता है? एक एक ड्रेस की कीमत लाखों में है। अरे बेटा, तो किसने कहा है तोप से सलामी लेने को? एक आम आदमी की तरह नहीं जी सकते हो क्या? दुनिया में जितने लोग शादी कर रहे हैं क्या सब करोड़पति होते हैं? बेटा देख, मेरा काम है तुझे समझाना। तू 30 पार हो रहा है। अगर तेरी उम्र एक बार बीत गई ना, फिर चाहे तेरे पास जितना भी पैसा हो, कोई अच्छी लड़की तो तुझसे शादी करने से रही। माँ, मैं तंग आ गया हूँ आपकी शादी के जुमले से। आजकल की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हो गई है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास अच्छी बीवी भी होती है। अब बेफिक्र रहो। सालों तक माँ की बातों को इग्नोर करने के बाद अंत में विनीत लगभग अपनी ही बराबर कमाने वाली स्वाति नाम की एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद बेटा देख, तूने पहले ही शादी करने में अपनी आधी उम्र बिता दी है। अब कम से कम बच्चा करने के मामले में इतने सुस्त मत रहना। मेरी मानो तो शादी के पहले साल में ही बच्चे की जिम्मेदारी से फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद आराम से मज़े करना तुम दोनों। पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो आप माँ। आजकल शादी करते ही बच्चा कौन करता है, और बच्चे के साथ 1000 तरह के खर्च होते हैं। माँ, मेरी और स्वाति, हम दोनों की राय यही है कि जब तक हम दोनों बच्चे को पालने के लायक पैसे जमा नहीं कर लेते, हम कोई बच्चा प्लान नहीं करने वाले। अरे बेटा, तुम दोनों की इतनी अच्छी नौकरी है। पहले तो तू अकेला कमाने वाला था, अब तो तेरी बीवी भी तेरे बराबर कमा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, तुम क्या सोने के बर्तनों में खाना खाते हो? इतना पैसा ले कहाँ जाते हो? माँ, जैसे सोसाइटी में रहो वैसे स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। अब आप जीवन भर गाँव में रहिए, आपको क्या समझाऊँ मैं। आजकल के बच्चे इम्पोर्टेड कपड़े पहनते हैं। अब अगर बच्चा कोई ब्रांडेड सामान मांगेगा तो उससे क्या कहेंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम्हारी पसंद का सामान नहीं दिला सकते। ऐसा नहीं होता माँ। हम बच्चा तभी करेंगे जब हम उसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर सविता अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, गरीबी का रोना रोते हुए तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ये कौन सी तरह के गरीब है कि लाखों रुपए हर महीने घर में आ रहे,
उसके बाद भी इनकी गरीबी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इनका तो अब भगवान ही भला करे। इसी तरह बच्चे का इंतज़ार करते करते सविता को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद थक कर सविता अपनी बहू स्वाति को फ़ोन मिलाती है। अरे बेटा स्वाति, शादी को 5 साल हो गए लेकिन कोई खुशखबरी नहीं आई। देख बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी दिक्कत है ना तो तुम मुझे बता सकती है। मैं वैसी सासों की तरह नहीं हूँ। अरे हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे बेटा, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों कुछ कहो तो सही, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर देर किस बात की हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी, बस हम अभी बच्चा चाहते ही नहीं है। आपको विनीत ने बताया नहीं क्या? अरे बेटा, विनीत तो सालों से बोल ही रहा है, उसकी बात तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, सर के ऊपर से निकल जाती है। इसलिए आज हमने सोचा कि हम तुमसे ही समझ लें कि तुम दोनों की आखिर समस्या क्या है। मम्मी जी, समस्या ये है कि जब तक हम दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाएंगे, हम बच्चा दुनिया में नहीं लाना चाहते। अरे बेटा, विनीत का क्या है, वो तो मर्द है, तू तो एक औरत है। कुछ तो दिमाग लगाओ, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ तो हो नहीं कि सब हम ही समझाएंगे। तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। पहले तुम लोगों ने 32 साल की उम्र में शादी की, उसके बाद तुम्हारी शादी को भी 6 साल बीत गए हैं। अभी भी तुम दोनों बच्चे के नाम पर टस से मस होने को तैयार नहीं हो रहे हो। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग लाखों करोड़ों रुपए घर में जमा तो कर लो और उसके बाद बच्चे का मुंह देखने को तरस जाओ। मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि बच्चे के लिए भी एक सही उम्र होती है और बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उठाने के लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की ताकत कम होती जाती है। और बेटा, तू तो एक औरत है, माँ ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसे झेलने के लिए अपने ढलते शरीर में ताकत कहाँ से लाएगी। ओहो, कैसी बेकार की बातें करती हैं माँ जी आप। आजकल 30-32 साल की उम्र में ही लोग शादी करते हैं और 40 के आसपास बच्चा, यही नॉर्मल है। अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि शादी होती ही एक के बाद एक बच्चों की लाइन लगा दो और फिर उसके बाद बैठकर सोचते रहो इनको खिलाए कैसे और पहनाए कैसे। देख बेटा, शादी के 4 साल में ही मेरे भी 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे बच्चों को खाने पहनने को ना मिला हो। दोनों बच्चों की एक से बढ़कर एक परवरिश की है मैंने, और उनमें से एक के साथ ही तुम्हारी शादी भी हुई है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच लिया करो। उफ़ू मम्मी जी, आप समझती क्यों नहीं? आपका समय और था, अब समय बदल गया है। आपने अपने हिसाब से कर लिया ना, तो अब हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बना रही हैं? अरे बेटा, एक ही बेटा है मेरा, अब तुम दोनों के ऊपर प्रेशर ना बनाओ तो किसके ऊपर प्रेशर बनाओ? क्योंकि तुम दोनों को दुनियादारी समझ में आ नहीं रही। अब बड़े होने के नाते हमको तो अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा ना। देखिए माँ जी, हम दोनों फैसला कर चुके हैं। हम बच्चा तभी प्लान करेंगे जब हम उसको दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। बहू स्वाति की बातें सुनकर सविता को इतना तो समझ में आ गया था कि उसके बेटा और बहू लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। ऐसा है कि अब मैं बहुत गांव में रह ली, अब मुझे पुणे जाकर ही इन दोनों को सही करना पड़ेगा, वरना ये दोनों तो बुढ़ापे तक ऐसे ही प्लानिंग करते रहेंगे। अगले सप्ताह ट्रेन पकड़कर सविता पुणे पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो देखती है कि दोनों बेटा और बहू में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़े हो रहे हैं। ये क्या है विनीत, तुम अकेले जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब मैं भी करती हूँ। जॉब का ये मतलब नहीं है कि तुम घर पर बिल्कुल ध्यान ही ना दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात तुम भूल ही गए हो कि घर में तुम्हारी एक बीवी भी है और ऑफिस 7 बजे खत्म हो जाता है, फिर 10 बजे तक कहाँ घूमते रहते हो? तो जल्दी आकर क्या करूँ? घर आकर रोज़ तुम्हारे ताने सुनो? मुझे देर तक ऑफिस में काम करना पड़ता है, उसके बाद अगर थोड़ी देर दोस्तों के साथ बाहर रहता भी हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? हाँ हाँ, खुशियाँ मनाने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है ना। हम तो बस घर संभालने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी कोई ज़िंदगी थोड़ी ना है। पूरा दिन ऑफिस में काम करो, फिर घर आकर साहब का इंतज़ार करो कब साहब आएंगे और कब खाना खाएंगे। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम साथ में रह क्यों रहे। जब तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है, मेरी तरफ देखना पसंद नहीं है, तो मेरे साथ एक घर में क्यों रहते हो? बेटे और बहू के बीच में बढ़ते हुए झगड़े को सुनकर काफ़ी देर से सोने की कोशिश करती हुई सविता अंत में उठकर बहू के कमरे में आ जाती है। क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? आधी रात के समय किस बात पर झगड़ा हो रहा है? अब अरे माँ कुछ नहीं, इस स्वाति की ना आदत ही खराब है।
इसको झगड़ा करने के लिए मौका चाहिए बस। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ ना, मेरे सर पर सिंग लगे हैं, सिंग, इसलिए तो मैं हर समय तुमसे झगड़ा करती रहती हूँ। अरे चुप करो तुम दोनों, मौका मिला नहीं कि फिर से झगड़ा करने लगे। मम्मी जी, इनका ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है और ये रोज़ 10 बजे के बाद ही घर आते हैं। अब आप ही बताइए कि हम 2 लोग यहाँ रहते हैं और उसमें भी अगर ये रोज़ 10 बजे तक बाहर रहेंगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने पति के साथ थोड़ी देर बैठूँ, प्यार से बातें करूँ। तुम बात बात पर झगड़ा करती हो। तुम्हारे झगड़े से बचने के लिए मैं इतनी रात को घर आता हूँ। बेटे और बहू की बात सुनकर सविता अपना सर पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि वास्तव में इन दोनों के बीच झगड़े की कोई वजह है ही नहीं। उनके बीच में झगड़ा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई विषय नहीं है। लगता है उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। जब तक घर में बच्चा नहीं आएगा ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह बिना वजह झगड़ा करते रहेंगे। ये बात इन्हें समझानी पड़ेगी कि बच्चे माँ बाप को जोड़ने वाली कड़ी होते हैं। पैसा तो ये कमा रहे हैं लेकिन घर के सुख शांति में आग लगा रखी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सविता अपनी एक सहेली के बेटा और बहू को विनीत के घर पर बुलाती है। बेटा विनीत, ये मेरी सहेली का बेटा है। पुणे में जॉब लगी है तो मकान तलाश रहा है। जब तक मकान न मिल जाए ये हमारे साथ रहेगा। कोई बात नहीं माँ, इतना बड़ा फ्लैट है, 1 रूम इनको दे दो। जब तक ये रहना चाहे आराम से रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रवि और उसकी पत्नी निशा अपने 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ विनीत और स्वाति के यहाँ आकर ठहर जाते हैं। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर। और रवि, कितनी सैलरी पर ज्वाइन किया तुमने? भैया अभी तो 45,000 रुपये महीना सैलरी है। अरे बस 45,000? पुणे जैसे शहर में तुम कैसे अपना खर्चे चलाओगे? ऊपर से तुम्हारे पास 2 बच्चे भी है। अरे भैया उसकी चिंता मत करिए, सब मैनेज हो जाएगा। अब तो मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। पिछली कंपनी में तो मेरी तनख्वाह सिर्फ 35,000 रुपये थी, उसमें भी हमारा घर का खर्चा अच्छे से चल जाता था। विनीत को रवि की बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि विनीत की सैलरी 2 लाख रुपया महीना थी और उतना ही उसकी पत्नी भी कमाती थी। उसके बाद भी विनीत को हमेशा ऐसा लगता था कि उनके पास अभी भी पैसों की कमी है। अगले दिन शाम को। रवि भैया, आप लोग खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? मैं कुक को बता देती हूँ, वो बना देगा। अरे नहीं भाभी, आज हमारा खाना मत बनाइएगा। आज मैं बच्चों को लेकर बाहर घूमने जा रहा हूँ। पापा को ऑफिस से लौटते देख दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अपने 1 साल की बेटी को गोद में लेते ही रवि भी अपने दिन भर की थकान भूल खिलखिलाकर हंसने लगा। ऑफिस से आने की कुछ ही देर बाद रवि और उसकी पत्नी निशा अपने दोनों बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर घूमने निकल गए थे। कुछ देर बाद जब वो घर लौटते हैं तो दोनों बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे और उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। बच्चों को खुश देखकर निशा और रवि भी बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। नजर न लगी इन लोगों को, सच में कितनी हैप्पी फैमिली है ये। कुछ दिन बाद। अरे रवि, हम लोग आज मॉल जा रहे हैं, माँ को थोड़ी शॉपिंग करवानी है। अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो, बच्चे और भाभी को शॉपिंग करवा देना। अरे नहीं भैया, हम लोग मॉल से शॉपिंग नहीं करते। वो क्या है ना, मॉल में हर चीज़ 2 गुने 3 गुने दाम पर मिलती है, उसे हम अफोर्ड नहीं कर पाते। और सच बताऊं तो बाज़ार में मॉल से अच्छा ही सामान मिल जाता है और वो भी कम दामों में। इसलिए हम तो हमेशा बाज़ार से ही सामान खरीदते हैं। शॉपिंग पर तो मैं भी जाऊंगा लेकिन हम लोग लोकल मार्केट जाएंगे। भैया आप लोग मॉल घुमाइए। देखा माँ, क्या होता है जब इंसान बिना सोचे समझे बच्चे पैदा कर लेता है। जब इतनी हैसियत ही नहीं है तो 2 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, तुझे किसने कहा कि उसकी हैसियत नहीं है? ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को मॉल से कपड़ा खरीद कर ही खुशी मिलती हो। खुशी कभी भी रुपयों से खरीदी नहीं जा सकती बेटा। बाकी तुम्हारी अपनी समझ है। माँ सही कह रही है विनीत। निशा और रवि तो अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखकर ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे होटल और मॉल की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। तुम्हें इस तरह किसी को जज नहीं करना चाहिए। शॉपिंग से लौटने के बाद विनीत और स्वाति अलग अलग कमरे में बैठे अपने फ़ोन देख रहे थे और रवि के कमरे से बच्चों और रवि के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखा तूने, रवि चाहे कितना भी थका हुआ घर क्यों ना आए, घर आते ही जब वो अपने नन्हे बच्चों के मुंह से पापा पापा सुनता है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है और वो प्यार से अपने बच्चों को गले लगा लेता है। उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे की ही है। इसी वजह से उन पति पत्नी के बीच में भी कभी खास तनाव नहीं दिखाई देता। तुम अपने आप को देखो,
तुम दोनों उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते हो, बड़ी बड़ी दुकानों से कपड़े खरीदते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में खुशी कहीं दिखाई नहीं देती। तुम्हारे झगड़ों की वजह यह है बेटा कि तुम्हारे पास खुशियाँ बांटने के लिए कोई है ही नहीं। जब तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाएगा ना, तो ये जो तुम दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मेरी बात को गांठ बांध लेना बेटा। मैंने भी ऐसा महसूस किया है मम्मी जी कि रुपयों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आए। बहू की बात सुनकर सास सविता बहुत खुश हो जाती है। जीती रहे बेटा, अभी भी देर नहीं हुई। अब बस तुम दोनों जल्दी से खुशखबरी सुना दो। सविता की बातों का वाकई असर हुआ और अगले ही महीने स्वाति ने खुशखबरी सुना दी। स्वाति की प्रेगनेंसी की खबर से ही घर का माहौल बदलने लगा था। विनीत अब समय से घर आता, स्वाति के नखरे उठाता, उसे बाहर घुमाने ले जाता। धीरे धीरे दोनों के मनों में पड़ी गांठ खुलने लगी और बच्चे के आने की खुशी दोनों के चेहरे पर दिखाई देने लगी। धीरे धीरे समय बीता और 8 महीने बाद स्वाति ने एक बिटिया को जन्म दिया। मैं आज इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों को देखकर मेरा मन ही नहीं भर रहा माँ। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। माँ बाप बनने की खुशी दुनिया जीतने से भी बड़ी होती है। अरे यही तो चाहती थी मैं कि तुम दोनों इस सुख से अछूते ना रहो। और बच्चे के जन्म के बाद घर में होने वाले झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। बेटी के प्यार में खींचते हुए विनीत बिना कहे ठीक 7 बजे घर पहुंच जाता था। स्वाति भी अपनी बेटी के साथ व्यस्त रहने लगी थी और अब उनके पास झगड़ों के लिए समय ही नहीं बचा था।